हे गाइस मेरा नाम है गोपाल जसवा और आज मैं आपको बताऊंगा कैनाइन पारो वायरस के बारे में। ये जो वायरस है ये बहुत ज़्यादा ही डेडली डिजीज़ है हमारे पेट एनिमल, जो हमारे कंपेनियन एनिमल है उसमें। और ये देखिए कि इसका एक स्कीमेटिक डायग्राम यहाँ बना रखा है। स्कीमेटिक मतलब कहने का मतलब है कि एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं है, पर है कुछ कुछ ऐसे इस तरीके का सिमिलर टाइप का डायग्राम है। ये हमारे डॉग्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये जो वायरस है हमारे डॉग्स को बहुत थ्रेटन करता है। मोस्टली जो केसेस देखे जाते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस ये हमारे डॉग्स में मिलते हैं। आइए डिस्कस करते हैं इस कैनाइन पारो वायरस के बारे में। ये होता किससे है, कौन सा वायरस है जो जिम्मेदार है इसके लिए। ये होता है कैनाइन पारो वायरस 1। ये जो पूरा नाम है इसका CPV1, कैनाइन पारो वायरस 1। ये एक स्मॉलेस्ट DNA वायरस है जो पूरी जिसकी जो फैमिली है पार्वोविरिडी फैमिली, इसको बिलोंग करता है। और ये कुछ और भी होस्ट हैं जैसे कि कैटल हो गया, पिग्स हो गया, कैट्स हो गया, इन सब में भी पाया जाता है। और कुछ ब्रीड्स हैं डॉग्स की, उनमें बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल है, जैसे कि डॉबरमैन और लैब्राडोर। ये हाईली ससेप्टेबल है, उसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये इनके जो पप्स हैं उनको बहुत थ्रेटन करता है ये। आइए डिस्कस करते हैं कि ये फैलता कैसे है। ट्रांसमिशन है इसका डायरेक्ट कांटेक्ट, यानी कि ये टच हो गया, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया। यानी कोई एक हेल्दी डॉग है, कोई इन्फेक्टेड डॉग है, उसके कांटेक्ट में आ गया, उसके साथ साथ एकदम मिल गया, उसे इन्फेक्ट हो जाएगा इसीलिए। और या तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए या फिर उसके एक्सक्रीशंस के संपर्क में आ जाए। या तो उसके डायरेक्ट संपर्क में आ जाए या फिर उसके एक्सक्रीशन के संपर्क में आ जाए। तो उस वजह से भी हो सकता है। क्योंकि क्या है कि ये जो एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन में लार्ज अमाउंट ऑफ वायरस जो है, बहुत ह्यूज क्वांटिटी में वो जो वायरस हैं वो एक्सक्रीट होते हैं। जैसे कि फीसिस में एक्सक्रीट हो रहे हैं, यूरिन में एक्सक्रीट हो रहा है, सलाइवा में निकल रहा है। तो एक काइंड ऑफ बहुत ही हार्डी वायरस है ये। अगर मान लीजिए कोई सरफेस पे लग गया अगर ये, तो ये वहाँ से हटने में बहुत समय लगाएगा। ये नॉर्मली मरता भी नहीं है, क्योंकि ये गुड अमाउंट ऑफ सनलाइट भी बियर कर सकता है, ये गुड अमाउंट ऑफ हीट भी सह सकता है। ये हीट से भी नहीं मरने वाला वायरस है। तो ये मान लीजिए अगर कोई सरफेस है, सपोज कि अगर कोई टेबल है, जैसे क्लिनिक में अगर कोई टेबल है, वहाँ पे हाँ आपका एक इन्फेक्टेड डॉग आया ट्रीटमेंट के लिए, उसको हमने ट्रीट किया और वहाँ उस जगह को, उस टेबल को हमने स्टेरलाइज नहीं किया, उसको डिसइंफेक्ट नहीं किया अच्छे से, तो फिर क्या है, अगर कोई हेल्दी डॉग आ रहा है उसी टेबल पर रखा जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो उसको इन्फेक्ट कर देगा। वो जो वायरस है वो पक्का इन्फेक्ट कर देगा उस हेल्दी डॉग को भी। तो इसीलिए हमें बहुत केयरफुली ये रखना पड़ता है। और मोर ओवर ये जो है ये पप्स में ज़्यादा है, तो हमें पप्स की बहुत केयर करनी है, क्योंकि हेल्दी डॉग तो रिकवर भी कर जाते हैं, पर ये 90% तक फर्टेलिटी कॉज कर देता है एक हमारे पप्स के अंदर। क्योंकि जो मैच्योर डॉग हैं उनमें वो गुड अमाउंट ऑफ इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी होती है। इस वजह से हमें खास ख्याल रखना पड़ता है हमारे पप्स का। तो इसके दो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, दो टाइप्स में, दो फॉर्म्स में पाया जाता है। तो इसका जो फॉर्म्स है वो पारोवायरल एंट्राइटिस और पारोवायरल मायोकार्डाइटिस। एंट्राइटिस कहने का मतलब है ये हमारे GI ट्रैक को इन्फेक्ट करेगा। GI ट्रैक यानी कि एनएस से लेके हमारा जो माउथ तक का जो पूरा ट्रैक्ट है इसको इन्फेक्ट करेगा। और बेसिकली इसमें जो देखा जाएगा वो गैस्ट्रोएंट्राइटिस में गैस्ट्राइटिस और एंट्राइटिस, यानी कहने का मतलब है कि वॉमिशन और डायरिया, ये दो सिम्टम आपको दिखाई देंगे। वेरा जो मायोकार्डाइटिल फॉर्म है वो आपके हार्ट मसल्स को इन्फेक्ट करेगी, उसका नेक्रोसिस करा देगी और प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी हार्ट मसल्स की, जिस कारण कि पेरिफेरल फेलियर हो सकता है, सर्कुलेटरी फेलियर हो सकता है, उस वजह से डॉग की डेथ हो सकती है। ये पढ़ते हैं पारोवायरल एंट्राइटिस के बारे में। एंट्राइटिस बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टाइन इज नोन एज एंट्राइटिस। ये बहुत मेजर चीज़, यानी और यहाँ पे भी हेमरेजिक गैस्ट्रोएंट्राइटिस देखने को मिलेगी। गैस्ट्रो यानी कि स्टमक और हमारा इंटेस्टाइन दोनों का इन्फ्लेमेशन हो रहा है और हेमरेजिक टाइप का है, यानी यहाँ पे हेमरेजेस बन रहे हैं। वो छोटे भी बन सकते हैं, पेटिकिया भी बन सकते हैं। पेटिकिया और इकाइमोसिस दोनों तरीके के हेमरेजेस बन सकते हैं। अगर वो ज़्यादा लार्ज अमाउंट में हो सकता है तो फिर क्या होगा कि वहीं से ब्लड लीक आउट होने लगेगा, ऊजेस आउट होगा और जाके हमारे वॉमिट को वो जो कलर कर देगा, और वॉमिट हमारा रेड कलर यानी कि ब्लड स्टेन्ड हो सकता है। और जो हमारा ये जो फीसेस है ये भी ब्लड स्टेन हो सकता है। इसके साथ साथ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा राइज ऑफ टेम्परेचर, यानी
जो हमारा जो तापमान है जो हमारे डॉग का वो बढ़ गया है, और उसके बाद वो धीरे धीरे सबसाइड होने लगेगा और कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वॉमिशन और डायरिया हो रहा है, इस वजह से इसके साथ साथ ही वो भी सबसाइड होने लगेगा। और साथ साथ मिलेगा हमें इनएपिटेंस, यानी खाने का मन नहीं है डॉग का हमारे, पॉलीडिप्सिया, प्यास बहुत लगेगी, फ्रोदी येलो कलर्ड वॉमिटस मिलेगा यहाँ पे, झाग वाला पीला का हमें उल्टी मिलेगी यहाँ पे, और रेचिंग होगी, यानी वह मन तो करेगा उसको उल्टी करने का, पर उसके जो जीआई ट्रैक्ट है उसके अंदर कुछ है नहीं है, इस वजह से वो उल्टी भी नहीं कर पाएगा। और साथ ही साथ अब इतनी सारी चीज़ें कॉन्सिक्वेंटली चल रही हैं और डिहाइड्रेशन की वजह से फिर उसकी मौत भी हो सकती है। उसके बाद जब डिहाइड्रेशन हो रहा है, फिर इसके बाद पेरिफेरल सर्कुलेटरी फेलियर, ये चीज़ें देखने का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए। पेरिफेरल सर्कुलेटरी फेलियर की वजह से मौत हो जाएगी। ये एक टिपिकल हमारा वोमिटस है, ये जो डॉग में हो रहा है। अगर आप सपोज करिए कि इसमें छोटे छोटे फ्लॉट्स और दिख जाएँ तो एक करेक्टरिस्टिक साइन हो जाएगा पार्वोवायरस गैस्ट्रोएंटेराइटिस। दूसरा फॉर्म क्या है? दूसरा फॉर्म है पारोवायरल मायोकार्डाइटिस। तो ये मायोकार्डाइटिस है, यानी इन्फेक्ट करेगा हमारे हार्ट को, हार्ट की मसल्स को, और ये पप्स में कॉमन है जो कि 10 वीक के एज के अंडर है। ये हार्ट मसल्स को डैमेज कर दे रहा है, उस वजह से सर्कुलेटरी फेलियर हो जाएगा, क्योंकि ब्लड उतना पंप नहीं हो पाएगा हार्ट के द्वारा, और वो पल्मोनरी एडिमा कॉज करवा देगा। और क्योंकि डेथ क्या का कारण बनेगा कार्डियोजेनिक शॉक, क्योंकि उतना अमाउंट ऑफ ब्लड है नहीं जो पंप किया जा सके, और वो ब्लड उस जगह पे पहुंच नहीं पा रहा, पंपिंग एक्शन नहीं हो पा रहा, इस वजह से कार्डियोजेनिक। इंसिडेंस किसमें? इंसिडेंस सबसे ज़्यादा देखा जाएगा हमारे स्मॉल एनिमल, स्मॉल पप्स में देखेंगे। उसके बाद ये जो बड़ों में है वो इन्फेक्शन कैरी ऑन होता भी है, थोड़ा बहुत होता है, उसके बाद वो सही भी हो जाते हैं। हम पर जो प्रोग्नोसिस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता हमारे पप्स के। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस मतलब कि ये आया तो आया कैसे, कैसे गया अंदर, और वहाँ पे क्या क्या एक्शन हो रहा है, वो वायरस क्या क्या चीज़ें मैनिपुलेट कर रहा है, कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है। तो ये पहले इसकी एंट्री होगी हमारे माउथ से यानी अगर लिक कर दिया या फिर वहाँ पे बैठ गया, टच हो गया, या फिर किसी सरफेस को उसने छू लिया, तो उसके बाद वो उसकी बॉडी में पहुंचा, बॉडी में भी पहुंचने के बाद वो इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो अपर 2/3 ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन की जो विलाइज हैं उनकी अपर 2 यानी 2/3 जो विलाइज हैं उसको इन्फेक्ट करेगा, उसको मार देगा। और फिर वो इस तरीके से इन्फेक्ट हो गया कि इन्फेक्शन और डैमेज इस तरीके से हो जाएगा कि वो जो अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, उसकी जो अब्जॉर्प्शन की जितनी पावर है, जितनी क्षमता है, वो इतना अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, और इस कारण से जितना भी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जितना भी फूड मटेरियल है, वाटर है, कुछ भी अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, सारा फ्लो बैक सारा निकल जा रहा है, या तो वोमिटस में निकल जा रहा है या फिर डायरिया में निकल जा रहा है। देखिए क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। गट डैमेज है, कहाँ इसमें हेमरेजिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस देखने को मिल रही है, ये सब डायरिया है, ये वॉमिटस है येलो, इस तरीके का वॉमिटस और डायरिया देखने को मिलेगा पार्वोवायरस इन्फेक्शन। लाइफ साइकिल जैसे बताया, जैसे कोई कैरियर डॉग है वो आके इंजेस्ट कर ले रहा है पार्वोवायरस के कोई भी एक्सक्रीशंस को, या फिर उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा, फिर उसके बॉडी में वो वायरस मल्टीप्लाई करेगा, फिर वो डॉग जो है वो इल हो सकता है, फिर उसके बाद वो रिकवरी, और फिर इसके बाद डेथ भी हो सकती है, रिकवरी हो सकती है। वही जो डॉग है कैरियर बना है वो फिर से आगे चल के भी फैला सकता है। डायग्नोसिस हमने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से कर लेंगे, जैसे कि वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया, पायरेक्सिया, यानी इंक्रीज इन टेम्परेचर हो रहा है। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर जैसे पहले बताया मैंने, वो इंक्रीज इन टेम्परेचर सबसाइड हो जाएगा फ्रीक्वेंट वॉमिशन और डायरिया के कारण। मेटोलॉजिकल बायोमार्कर्स भी हैं, जैसे ल्यूकोपीनिया, लिम्फोपीनिया, न्यूट्रोपीनिया, हाइपरकोगुलेबिलिटी, ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी, क्योंकि जितनी भी जो हमारे ब्लड की काउंट है वो सब कम होती जा रही है। क्रिटिकल बायोमार्कर्स हैं प्योर ब्रीड, यंग एज और लो बॉडी वेट, जो कि जिस कारण क्या हो रहा है कि जो ससेप्टिबिलिटी है जो डॉग में वो बढ़ जाएगी। अगर हमें स्पेसिफिक डायग्नोसिस करनी है तो स्पेसिमेन जैसे कि फीसिस और सीरम ले सकते हैं, उसको हम टेस्ट कर सकते हैं, और क्लिनिकल साइन तो पता ही रखे हैं क्लिनिकल साइंस के बेसिस पे, और सीरोलॉजिकल टेस्ट जैसे कि HA/HI टेस्ट, SND लगा देंगे, फैट और एलाइसा, ये सब हम कर सकते हैं। आइए इसके ट्रीटमेंट एस्पेक्ट की बात करते हैं। इसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि वायरस है ये अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करके ही हटेगा। उसको हम बस ये कर सकते हैं कि एग्जैजरेट ना हो,
और हमारा एनिमल की डेथ ना हो, बस उसको लाइफ सपोर्ट दे सकते हैं। कुछ केसेस में हम हेटेरोलोगस इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी यूज़ कर सकते हैं, पर ये जो हैं ये हेटेरोलोगस इम्यूनो कुछ तो महंगे भी हैं बहुत, और इंडिया में अवेलेबल भी नहीं है इतने, और इसके रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छे नहीं हैं, और सिर्फ इनिशियल फेज़ में ये अच्छे रिज़ल्ट देते हैं। हमें जो ट्रीटमेंट करना है वो स्टेरॉइड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स से कर लेंगे, और फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी यहाँ पे हमारे डॉग को सेव कर सकते हैं। सबसे मेजर चीज़ है वॉमिशन को रोकने के लिए हमें जो जनरल ट्रीटमेंट होता है वॉमिशन का, उसे हमें देखना पड़ेगा, उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। प्राइमरी कॉज को हमें पहले हटाना है, वो प्राइमरी कॉज है वायरस इटसेल्फ, तो वो हट सकता है। जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ फ्लूइड हम देंगे वो उतना ज़्यादा एक्सक्रीट होता रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा निकलता रहेगा। तो इसीलिए हमें फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी पे ध्यान देना है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द एनिमल, कि वो किस तरीके से ज़्यादा उल्टी कर रहा है कि ज़्यादा डायरिया कर रहा है, उस हिसाब से हमें फ्लूइड सेलेक्ट करना है। हमें फ्लूइड थेरेपी करने के बाद फिर उसको 12 या 24 घंटे तक हमें कुछ भी खिलाना पिलाना नहीं है। फिर उसके बाद उससे क्या होगा, उससे जो हमारे जो जीआई ट्रैक्ट है उसको आराम मिलेगा और उसमें इरिटेशन कम कॉज होगी। उसके बाद अगर वो फिर भी उल्टी नहीं करता, उसके बाद ही हमें सॉलिड फूड या फिर लिक्विड फूड पे आना है, जैसे ब्लांड कार्बोहाइड्रेट यानी चावल का माड़, कुक्ड राइस वगैरह ये सब दे सकते हैं। ये अप्रोच है, ये हम फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी इज़ मस्ट, इसे तो करना ही पड़ेगा। इसके अब हम दे सकते हैं एंटीबायोटिक्स, क्योंकि यहाँ वायरस जो है साथ साथ अब सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो रहा है, इसीलिए मेट्रोनिडाजोल दे सकते हैं, एम्पिसिलिन, ये सारी एंटीबायोटिक्स हम चला सकते हैं। और उल्टी को रोकने के लिए एंटीएमेटिक टाइप ऑफ ड्रग्स दे सकते हैं, जैसे मेट्रोक्लोप्रामाइड और क्लोरप्रोमाजिन। इसकी भी ड्रग और की डोज रेट मैंने मेंशन कर रखी है यहाँ पे, वो आप चेक कर सकते हैं। अब इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे? प्रिवेंट हम कर सकते हैं स्ट्रिक्ट हाइजीनिक मेजर्स के साथ। अगर हमारे कोई कैनल या फिर हमने कोई ब्रीडिंग हाउस हमने चला रखा है, तो वहाँ पे अगर कोई ऐसा आउटब्रेक हो रहा है तो हमें इन्फेक्टेड एनिमल्स को अलग करना है हेल्दी एनिमल्स से, और फर्दर इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है। और इसके प्रिवेंशन के लिए हम वैक्सीनेशन फॉलो करते हैं। तो ये प्राइमरीली वैक्सीनेशन जो होता है वो 1.5 से लेकर 2 महीने के बीच में करा जाता है, और फिर उसके बाद इसका जो जो दूसरा वैक्सीन यानी जो बूस्टर वैक्सीनेशन है वो हमें 3 महीने पे करना है, यानी 12 हफ्ते पे करना है। उसके बाद हमें एनुअली यानी हर साल उसी डेट के आसपास हमें वैक्सीनेशन करते रहना चाहिए अपने डॉग्स का। ये देखिए ये वैक्सीन है, ये लाइव के नया ये कैनाइन पार्वो वायरस, और बाकी जो और भी वायरसेस हैं, जैसे 5 टाइप का K5 कैनिशॉट K5 हम बहुत यूज़ करते हैं इंडिया में। ये इस तरीके की जो वैक्सीन है इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ एक डाइल्यूएंट आता है और स्टेराइल डाइल्यूएंट रहता है, और उसके साथ हमें पाउडर को उसे मिला के और फिर हमें सब कट लगा देनी होती है। करीब 1 ml बनेगा, वो उसको लगा देंगे। अलग अलग टाइप के वैक्सीन है, पर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो बेसिकली मैं आपको बता चुका हूँ। कैनिशॉट K5 यूज़ करता हूँ, मेगावैक्स 7, बहुत अलग अलग कंपनीज़ के नाम से आती है, ये सब भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन फॉर, ये थी मेरी प्रेजेंटेशन, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू, बाय बाय।